दोस्तों नमस्कार। आज मैं पुनः डी.आर. पटेल पलक हिंदी एकेडमी में आप सबका स्वागत करता हूं। और दोस्तों चलते हैं आज के अपने टॉपिक पर। और दोस्तों आज की क्लास में आप लोगों में से जो भी नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें और अपने दोस्तों को भी बता दें और उन्हें भी अपने इन टॉपिकों से मेरे कह दें वीडियो से आदि सबसे अवगत करा दें, परिचित करा दें। और चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, और अंत तक वीडियो देखना मत भूलें और दोस्तों को भी कह दें कि आज के जो क्वेश्चन हैं वो बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलते हैं आज के टॉपिक पर। और दोस्तों प्रश्न नंबर डाल लें। प्रश्न है आपका महाकाव्य की विशेषताएं। दोस्तों विशेषताएं, तो जल्दी से जल्दी हेडिंग डाल लें आप लोग भी। महाकाव्य की क्या हैं विशेषताएं, परीक्षा में ज़रूर पूछी जाती हैं महाकाव्य की विशेषताएं। तो जल्दी से जल्दी आप लोग डाल लें और आंसर भी डाल लें। आंसर में नंबर 1 लिखें कि महाकाव्य में संपूर्ण जीवन चरित्र का वर्णन होता है। पहला पॉइंट है आप लोगों का, पहली विशेषता है दोस्तों, महाकाव्य में संपूर्ण जीवन चरित्र का वर्णन होता है। दूसरा लिखें महाकाव्य का नायक धीर वीर और उदात्त चरित्र वाला होता है। तीसरा जो पॉइंट है दोस्तों, तीसरा पॉइंट है महाकाव्य में सर्गों की संख्या 8 या 8 से अधिक 8 या 8 से अधिक होती है। अगला चौथा पॉइंट है, चौथी विशेषता है महाकाव्य का कलेवर विस्तृत होता है। और पांचवी विशेषता है दोस्तों, महाकाव्य एक सर्गबद्ध रचना होती है। तो ये आपकी 5 विशेषताएं हो गई। महाकाव्य में संपूर्ण जीवन चरित्र का वर्णन होता है, महाकाव्य का नायक धीर वीर और उदात्त चरित्र वाला होता है, महाकाव्य में सर्गों की संख्या 8 या 8 से अधिक होती है, महाकाव्य का कलेवर विस्तृत होता है, महाकाव्य एक सर्गबद्ध रचना होती है। तो ये जल्दी से जल्दी आप लोग क्या कर लें, नोट कर। दूसरे प्रश्न को भी आप लोग नोट करें। दूसरा प्रश्न कह रहा है दोस्तों, जो आपका खंड काव्य है, खंड काव्य की विशेषताएं,
क्या हैं दोस्तों? खंड काव्य की विशेषताएं। ये आपका प्रश्न होगा और इसी को हम क्या करेंगे, प्रश्न बना लेंगे, इसी को हम कह दें हेडिंग बना लेंगे और इसी में आपको अब डालना है, आंसर डालना है दोस्तों, उत्तर डालना है। उत्तर में नंबर 1 डालना है। तो लिखते हैं खंड काव्य की जो विशेषताएं होती हैं वो क्या होती हैं। तो नंबर 1 डाल के लिखें दोस्तों, खंड काव्य में जीवन की किसी एक घटना का वर्णन, किसी एक घटना का वर्णन होता है। जल्दी से जल्दी पहला पॉइंट आप लिख लें, खंड काव्य में जीवन की किसी एक घटना का वर्णन होता है। दूसरा पॉइंट जो है लिख लें कि खंड काव्य का कलेवर विस्तृत नहीं होता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट बना लें दोस्तों, खंड काव्य का नायक, खंड काव्य का जो नायक है, खंड काव्य का नायक महान, धीर व वीर गुणों वाला नहीं होता है। इसके बाद चौथा पॉइंट बनाना है, खंड काव्य में सर्गों की संख्या, खंड काव्य में सर्गों की संख्या 7 या 7 से कम, 7 या 7 से कम होती है। इसके बाद पांचवा डालना है, पांचवा जो पॉइंट है, खंड काव्य पांचवा पॉइंट लिखना है दोस्तों। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, इन सारी पॉइंटों को क्रम से लिखने के बाद आपको पांचवा पॉइंट डालना है, पांचवी विशेषता डालनी है। और पांचवी विशेषता में कहा गया है कि खंड काव्य एक सर्गबद्ध रचना नहीं होती है। तो सर्गबद्ध नहीं होती है और इसी में आप छठवां कह सकते हैं कि जो खंड काव्य है दोस्तों, खंड काव्य एक छंदोबद्ध रचना नहीं होती है। इस तरह से आपको जी विशेषताएं नोट करना है। तो जल्दी से जल्दी दोस्तों क्या करें, जी सारी विशेषताएं नोट कर लें। खंड काव्य में जीवन की किसी एक घटना का वर्णन होता है, खंड काव्य का कलेवर विस्तृत नहीं होता है,
खंड काव्य का नायक महान धीर वीर गुणों वाला नहीं होता है। खंड काव्य में सर्गों की संख्या 7 या 7 से कम होती है। खंड काव्य एक सर्गबद्ध रचना नहीं होती है और खंड काव्य एक छंदोबद्ध रचना भी नहीं होती है। तो जल्दी से जल्दी इनको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें और इसके बाद फिर देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला जो प्रश्न है वो आपका बहुत ही मोस्ट प्रश्न है दोस्तों, उस प्रश्न को ज़रूर लिखना है और देखते हैं वो प्रश्न क्या है। तो जल्दी से जल्दी दोस्तों क्या करें कि अगला प्रश्न भी लिख लें कि जो अगला प्रश्न है वो डाल लें या हेडिंग डाल लें दोस्तों, हिंदी के प्रमुख महाकाव्य। तो दोस्तों क्या करना है, इसमें हमें 3-4 महाकाव्य और उनके रचनाकारों के नाम लिखना है, क्योंकि परीक्षा में क्या होता है पूछे जाते हैं। तो पहला जो है दोस्तों डाल लें, पहला जो है पृथ्वीराज रासो। जो पहली रचना है वो पृथ्वीराज रासो है। इसके बाद फिर आपको लिखना है प्रिय प्रवास लिखना है, प्रिय प्रवास लिखना है। इसके बाद फिर तीसरा जो है वो भी लिखना है आपको, तीसरा जो है पद्मावत है, पद्मावत है। और इसके बाद जो चौथा है, चौथा लिखना है साकेत लिखना है। और इसके बाद जो पांचवा है, पांचवा पॉइंट डाल के लिखेंगे, पांचवें में क्या लिखना है कामायनी लिखना है। तो ये तो हो गई आपकी 5 महाकाव्य दोस्तों। अब क्या करना है, इनकी रचनाकार लिखना है। तो ये तो हो गई आपकी दोस्तों रचना, क्या हो गई रचना। और इसकी का बाद लिखेंगे हम क्या रचनाकार लिखेंगे, क्या लिखेंगे रचनाकार। तो जो पृथ्वीराज रासो है ये रचना आप लोगों को पता होगी किसने लिखी है। तो यहाँ लिख लेंगे दोस्तों क्या चंद्रवरदाई। किसने लिखी, चंद्रवरदाई ने लिखी। प्रिय प्रवास किसने लिखा है, प्रिय प्रवास लिखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ये इन्हें उपाधि मिली थी अयोध्या सिंह उपाध्याय, इनका पूरा नाम है। हरिऔध के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। पद्मावत लिखा है किसने, पद्मावत लिखा है मलिक मोहम्मद जायसी। किसने लिखा, जायसी। तो ये जायसी के नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, मलिक मोहम्मद जायसी। साकेत किसने लिखा है, सब लोग जानते होंगे, मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है साकेत महाकाव्य। इसके बाद कामायनी किसने लिखा है, तो कामायनी लिखा है जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। किसने लिखा, जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। अब इनके बारे में दोस्तों क्या करना है देखना है, यहाँ से ऑब्जेक्ट पूछा जाता है। प्रश्न क्या है, हिंदी का पहला महाकाव्य, हिंदी का पहला महाकाव्य। हिंदी का पहला महाकाव्य पूछा जाए तो क्या लिखोगे दोस्तों, क्या लिखोगे, पृथ्वीराज रासो। और किसने लिखा, चंद्रवरदाई ने लिखा। इसके बाद प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय। तो इसमें क्या पूछा जाता है, इसमें पूछा जाता है खड़ी बोली हिंदी का
पहला पहला महाकाव्य। ये दोस्तों सबसे ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाता है, खड़ी बोली का या खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य कौन सा है? तो आपका जवाब होगा दोस्तों क्या? प्रिय प्रवास। तो ये आप लोग निश्चित कर लें, नोट कर लें और इसको अब भूलें नहीं कि प्रिय प्रवास जो है वो खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य है। पृथ्वीराज रासो ये हिंदी का पहला भी महाकाव्य है। तो देखिए ये पहला है और ये खड़ी बोली का पहला माना जाता है। इसके बाद पद्मावत है, मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा। साकेत मैथिली सेनगुप्त ने लिखा। जयशंकर प्रसाद किसने लिखा? जयशंकर प्रसाद कामायनी। तो ये जो कामायनी है ये किस युग का है? देखिए ये है आपका छायावाद। किस युग का है? छायावाद में लिखा गया था कामायनी। ये किस युग में लिखा गया था? द्विवेदी युग में। द्विवेदी युग में लिखा गया था। और ये जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी, ये जो जायसी है मलिक मोहम्मद जायसी, ये किस युग में लिखा गया था? तो ये भी दोस्तों आता है द्विवेदी युग में। इसके बाद ये अयोध्या सिंह उपाध्याय प्रिय प्रवास, ये भी द्विवेदी युग में लिखा गया था। और ये जो पहला है पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई, ये लिखा गया था किस युग में? आदिकाल में। तो दोस्तों क्या करें, इनको नोट कर लें जल्दी से जल्दी। और इसके बाद फिर चलते हैं खंड काव्य में। तो ये क्वेश्चन आपके बहुत मोस्ट हैं, ऑब्जेक्ट में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ध्यान दीजिए, आपको करना ही करना है दोस्तों। यहाँ से आपका एक न एक ऑब्जेक्ट जरूर आएगा और प्रश्न भी आएगा कि हिंदी के 4 महाकाव्यों के नाम लिखिए या हिंदी के 2 महाकाव्य और उनके रचनाकारों के नाम लिखिए। तो जल्दी से जल्दी दोस्तों क्या करें, इनको नोट कर लें। और इसके बाद फिर चलते हैं खंड काव्य में। तो जो खंड काव्य हैं ये तो महाकाव्य हुए दोस्तों। ध्यान देना, यहाँ जो हेडिंग डाली थी अपन ने, तो हेडिंग में दोस्तों क्या है कि काव्य लिखा है, सॉरी इस बात के लिए। तो यहाँ पर जो काव्य लिखा है, यहाँ पर महाकाव्य करना है दोस्तों। क्या करना है? महाकाव्य कर लेना है आप लोगों को। इसके बाद चलते हैं हिंदी के प्रमुख खंड काव्य। किसके? हिंदी की जो प्रमुख हैं क्या हैं? खंड काव्य। खंड काव्य अभी लिखे थे दोस्तों क्या? महाकाव्य या काव्य भी कह देते हैं, लेकिन काव्य से क्या होता है कि नाम स्पष्ट नहीं होता, क्योंकि काव्य खंड काव्य में भी जुड़ा हुआ है और महाकाव्य में जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों क्या करना है आपको, यहाँ पर काव्य लिखा था, यहाँ आपको महाकाव्य भी जोड़ना है। तो इसके बाद चलते हैं खंड काव्य। तो 2-3 ठो खंड काव्य देख लेते हैं। तो खंड काव्य देखते हैं। तो पहला जो खंड काव्य है वो है पथिक। क्या है? पथिक। इसके बाद दूसरा देखते हैं तो है सुदामा चरित। सुदामा चरित। इसके बाद जो तीसरा है वो देखते हैं दोस्तों पंचवटी है। क्या है? पंचवटी है। इसके बाद जो चौथा है वो देखते हैं दोस्तों। तो चौथा जो आपका खंड काव्य है वो तुलसीदास ने लिखा हुआ है। किसने लिखा हुआ है? तुलसीदास ने। तो लिख दें जानकी मंगल। जानकी मंगल, इसको क्या माना गया है? खंड काव्य माना जाता है। तो इनके नाम भी लिखना है। पथिक किसने लिखा है? तो पथिक लिखा है राम नरेश त्रिपाठी ने। किसने लिखा? राम नरेश त्रिपाठी ने लिखा है। तो ये जो पहला पथिक लिखाया मैंने, ये किसने लिखा? राम नरेश त्रिपाठी ने लिखा। और जो सुदामा चरित है ये किसने लिखा है? तो ये लिखा
नरोत्तम दास ने लिखा है। किसने लिखा है? नरोत्तम दास ने। पंचवटी किसने लिखा है? तो मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। किसने लिखा? मैथिली शरण गुप्त ने। जानकी मंगल किसने लिखा है? तुलसीदास ने लिखा है। तुलसीदास ने लिखा हुआ है। तो ये क्या करना है, आप लोगों को जल्दी से जल्दी नोट कर लेना है। इसके बाद जो क्वेश्चन आने वाला है वो बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के लिए। तो लास्ट क्वेश्चन ज़रूर नोट करें और उसको ज़रूर पढ़ें और देखें दोस्तों। तो चलते हैं, वो लास्ट क्वेश्चन क्या है, आप लोगों ने नाम ज़रूर सुना होगा, हो सकता है आप लोगों ने पढ़ा ना हो। तो जल्दी से जल्दी प्रश्न डाल लें दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट है और वो प्रश्न क्या है आपका कि चंपू काव्य किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? क्या कहते? चंपू काव्य किसे कहते हैं दोस्तों? जल्दी से जल्दी नोट कर लें और आंसर लिखें दोस्तों। क्या है चंपू काव्य? तो चंपू काव्य किसे कहते हैं? देखो, गद्य और पद्य मिश्रित, गद्य और पद्य मिश्रित रचना को क्या कहते हैं? चंपू काव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? गद्य पद्य मिश्रित रचना को चंपू काव्य कहते हैं। इसके बाद लिखना है चंपू काव्य का प्रचलन संस्कृत साहित्य में था। कहाँ था? संस्कृत साहित्य में था, लेकिन अब कहीं हिंदी में भी इसका प्रयोग होने लगा है। कहाँ होने लगा है? हिंदी में भी होने लगा है। अब उदाहरण के तौर पे आपको क्या करना है? उदाहरण के तौर पे लिखना है, क्या लिखना है? मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त। रचना क्या है इनकी? सिद्धराज। क्या है? सिद्धराज। तो ये प्रश्न पूछ ले कि चंपू काव्य किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए। तो आपको इतना छोटा सा आंसर लिखना है कि गद्य और पद्य मिश्रित रचना क्या कहलाती है? चंपू काव्य कहलाती है। और जो चंपू काव्य है इसका प्रचलन संस्कृत साहित्य में था, मतलब पहले, लेकिन अब क्या है कि हिंदी में भी इसका प्रयोग कहीं ना कहीं होने लगा है। तो हिंदी में मैथिली शरण गुप्त ने क्या लिखा? सिद्धराज लिखा, जो चंपू काव्य का दोस्तों क्या है? उदाहरण है। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ही मोस्ट है और यहीं से दोस्तों आज का ये टॉपिक कह दें जो काव्य था वो उसका समापन होता है। तो काव्य में एक में काव्य की परिभाषा प्रकार हैं, दूसरे में अंतर हैं, तीसरे में ये विशेषताएं और चंपू काव्य खंड का महाकाव्य की विशेषताएं। 3 वीडियो हैं दोस्तों, ये तीनों वीडियो देखना ना भूलें। इससे एक ना एक क्वेश्चन परीक्षा में अवश्य आएगा और कल मिलेंगे अगले नए टॉपिक के साथ। तो आज की क्लास में उपस्थित होने के लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ।